हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस बुक का नाम है मनी मैनेजमेंट स्किल्स। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खर्चा कम करके वे अच्छा मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मनी मैनेजमेंट का सही मतलब तो यह है कि केवल ज़रूरी चीज़ों पर खर्चा करें और पैसे को बचाकर इन्वेस्ट करें। इस समरी में लेखक आपको पैसे बचाने के बहुत से तरीकों के बारे में बताएंगे। मित्रों, एक फाइनेंशियल डिसीजन आपकी ज़िंदगी को सुधार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। रिस्क कम करके पैसा इन्वेस्ट करना और अपने टैक्सेस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए। रिसर्च के अनुसार आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि ये इमोशंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और ज़्यादातर फाइनेंशियल डिसीजन जोखिम भरे होते हैं। तो दोस्तों, अब हम मनी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। स्किल नंबर 1, लाइफ साइकिल थ्योरी। काफ़ी लोग यह सलाह देते हैं कि आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। क्या वाकई इनकम का 10% बचाकर आप अपने भविष्य में अमीर बन सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भविष्य के चक्कर में आपकी खुशियों का गला दबा रहे हो? लाइफ साइकिल थ्योरी के अनुसार आपको अपने वर्तमान में खुशी देने वाली चीज़ों पर पैसा खर्च करना चाहिए। इसके बाद फ्यूचर में बढ़ी हुई इनकम से आपको अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग शुरू करनी चाहिए। अगर आप अपने भविष्य को लेकर डरते हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, पैसा आपके लिए है, इसे एंजॉय करें। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि बचपन में हमारे पास कम पैसे होते थे, लेकिन आज हम अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सैलरी वाली जॉब ढूंढते हैं, जिससे हमारी पैसों की ज़रूरत पूरी हो सके। स्टैंडर्ड रूल यही है कि जब आप यंग हो तो आपको ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए, और अगर आप भविष्य में ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो अपने उधार को चुकाकर आप सेविंग शुरू कर सकते हो। लाइफ साइकिल थ्योरी के अनुसार आपको मानना चाहिए कि ज़िंदगी छोटी सी है, तो आपको फ्यूचर की चिंता किए बिना इसको एंजॉय करना चाहिए। बेसिक इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि भविष्य का सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, अतः ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कि आप लिक्विड एसेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपको पैसे की आवश्यकता हो आप इन्हें बेचकर पैसा प्राप्त कर सकते हो। लिक्विड एसेट सेफ होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती नहीं है। लिक्विड एसेट की तुलना में अगर आप बॉन्ड्स या स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, लेकिन बॉन्ड्स या स्टॉक्स लिक्विड एसेट की तुलना में रिस्की होते हैं। बहुत लोग शेयर मार्केट को स्टडी किए बिना स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि काफ़ी जोखिम भरा है। इन्वेस्टर्स को हमेशा ग्रोइंग कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वे फ्यूचर में बड़ा प्रॉफिट कमा सकें, ना कि ऐसी कंपनीज में जो अंडर परफॉर्म कर रही हैं। नए इन्वेस्टर्स तुरंत प्रॉफिट के चक्कर में अपना लॉस कर लेते हैं और फेल हो जाते हैं, फिर वो हार मानकर पीछे हट जाते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है आपको इन्वेस्टमेंट और लिक्विड एसेट दोनों में ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मानो अगर आपने रिस्क लिया और सारा पैसा खो दिया, तो आपके पास अपना कर्ज चुकाने के लिए लिक्विड एसेट तो बचेगा ही ना। एक इन्वेस्टर बनना काफ़ी जोखिम भरा बिजनेस है, लेकिन आप इसे छोटी सी रकम के साथ और कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, आप अमीर हो या गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब तो यह है कि जितना भी आपके पास है आप उसे ही मैनेज करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आपके पास बहुत सा पैसा हो तो आप कुछ पैसे को रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए चेकिंग अकाउंट में और बाकी पैसे को सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। इससे आप सोच समझ कर खर्च करेंगे। अगर आप अपना सारा मनी अपने चेकिंग अकाउंट में रखते हैं तो साल के अंत तक आप सारा पैसा खर्च कर देंगे। दोस्तों, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है स्टॉक्स और शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करना। जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी के ओनर्स पैसा जुटाने के लिए नए इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने का मौका देते हैं।
इससे इन्वेस्टर्स को भविष्य में होने वाले कंपनी के प्रॉफिट से हिस्सा मिलता है। भविष्य में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचकर पैसा कमाती है और उसी पैसे में से कंपनी के ओनर्स अपने न्यू इन्वेस्टर्स के साथ उनके पैसे के अनुपात में इस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। इस प्रकार आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट आप एक झटके में नहीं कमा सकते। इसके लिए आपको सब्र रखना होगा। हाउ टू यूज क्रेडिट कार्ड वाइजली। दोस्तों, एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो बहुत फेमस है दोस्तों, वो है क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड आपको तब भी चीज़ें खरीदने की आज़ादी देता है जब आपके पास उनको खरीदने के लिए पैसे ना हों। लेकिन मित्रों, इसमें आप फंस सकते हो, क्योंकि इसमें आप खर्च करने से पहले सोचते नहीं हैं और आप अपने भविष्य और कर्ज की चिंता भी नहीं करते हैं। आपके पास क्रेडिट कार्ड होने से आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदत हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपके पास उस पैसे को वापस करने के लिए बहुत समय है। लेकिन मित्रों, जब आप इसमें फंस जाओगे और समय से बैंक का पैसा रिटर्न नहीं कर पाओगे, तो बैंक्स लेट पेमेंट के नाम पर आपसे पैसा चार्ज करती हैं, जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा खर्च है। दोस्तों, बैंक मनी ट्रांसफर के नाम पर भी आपसे पैसा चार्ज करती हैं। स्टडीज बताती हैं कि एक एवरेज अमेरिकन हर दिन $1 क्रेडिट कार्ड की फीस में जमा कर देता है। मित्रों, लेट पेमेंट से डील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको मौका मिले, आप अपने क्रेडिट कार्ड का सारा बिल पे कर दें। सबसे अच्छा तो यह है कि आपको कम से कम क्रेडिट कार्ड अपने पास रखने चाहिए और इनकी एक लिमिट तक ही पैसा खर्च करना चाहिए। अतः मित्रों, क्रेडिट कार्ड के कर्जे से बचने के लिए आपको अपनी फिजूल शॉपिंग की आदतों को कंट्रोल करना चाहिए और नए प्लान्स बनाकर, जैसे मनी कंट्रोल या मंथली पेमेंट्स, आपको अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को चुकाना चाहिए। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। बहुत कम लोग एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखते हैं। जब कुछ लोगों के पास एजुकेशन होने के बावजूद उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, तो वे निराश हो जाते हैं और पछतावा करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन पर इतने पैसे बर्बाद क्यों किए। लेकिन अगर आपको दूसरे लोगों से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो एजुकेशन ज़रूरी है। डिग्री लेने में खर्च हुए पैसे ज़रूर आपको भविष्य में वैल्यू दिलाएंगे। कभी कभी लोगों को अपने पसंद की सब्जेक्ट नहीं मिलने के बाद भी उन्हें उन सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, जिससे वे उन सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और फिर ग्रेजुएट होने के बाद भी उन्हें अपनी चुनी हुई फील्ड में काम करना पसंद नहीं आता है। इसलिए अपना पसंदीदा फील्ड चुनकर ही आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप कोई स्पेशल स्किल सीखते हैं, जैसे किसी चीज़ में स्पेशलाइज करना, तो ये थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन इससे आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। कुछ लोग कठिन सब्जेक्ट न सीख पाने की वजह से साइकोलॉजी जैसे विषय चुन लेते हैं। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन विद्यार्थियों का जीवन उज्जवल नहीं है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे मार्केट करते हैं। आज के समय में आपको एजुकेशन के बारे में पहले से प्लान्स बनाने होंगे, क्योंकि वर्तमान समय में एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है। कई बार सरकारें बच्चों को एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करने के लिए टैक्स फ्री प्लान्स ऑफर करती हैं। एजुकेशन पाने का दूसरा तरीका है स्टूडेंट लोन। मित्रों, किसी भी उच्च ब्याज दर वाली बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन लेने से पहले आपको अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, अन्यथा यह आपको मुश्किल में डाल सकता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ होम ओनरशिप। स्टडीज बताती हैं कि हर व्यक्ति अपना घर लेना चाहता है, लेकिन आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए घर एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं है और घर खरीदना बहुत महंगा होता है। दोस्तों, अपने घर को पैसे का जरिया कैसे बनाया जा सकता है, अगर आप पहले ये समझ लेते हैं, तो फिर रेंट पर घर लेने से कहीं बेहतर होगा घर खरीदना। अगर आप एक जगह 6 महीने से ज़्यादा रहने का प्लान करते हैं, तो आपको घर खरीदना चाहिए और अगर आपको आए दिन ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिर शायद आपको घर खरीदना सही नहीं होगा। घर ढूंढने से पहले आपको उसके पेमेंट के बारे में सोचना चाहिए। आप पेमेंट चुकाने के लिए लोन भी ले सकते हो या आप किसी फैमिली मेंबर और फ्रेंड की भी मदद ले सकते हो। मित्रों, अगर आप किराए पर घर लेते हैं, तो आपको ओनर की रोक टोक का सामना करना पड़ेगा
और अगर आप अपना घर खरीदते हैं तो आप पूरी आज़ादी और शांति के साथ घर में रह सकते हैं। सेविंग फॉर रिटायरमेंट। मित्रों, क्या आप बता सकते हो कि रिटायरमेंट को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? अधिकतर लोगों का मानना तो यह है कि अगर वे बिना पैसों की चिंता किए अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले सकें या स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकें। तो चलिए फिर आगे हम रिटायरमेंट का असली मतलब समझते हैं और यह भी समझते हैं कि भविष्य में खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए आपको कितने पैसों की आवश्यकता होगी। मित्रों, सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि क्या आप एक अच्छे रिटायरमेंट के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे सही अमाउंट में पैसे सेव करना, अच्छी डील्स में इन्वेस्ट करना कर रहे हो या नहीं। अगर आप अपने भविष्य के लिए पैसे सेव नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए रिटायरमेंट का मतलब ही बदल जाए। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भविष्य में आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। फिर आपको उस पैसे के बारे में विचार करना चाहिए जिसे आप अभी किसी लोन की ईएमआई या अन्य किसी जगह खर्च कर रहे हो और भविष्य में आपको इसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। अतः जब आप रिटायर होंगे तो आप अपना कर्ज चुका चुके होंगे और वो ईएमआई वाले पैसे आपके पास सेविंग के रूप में उपलब्ध होंगे। ऐसे ही और खर्चे हैं जो फ्यूचर में नहीं होंगे, जैसे आपके ऑफिस जाने का खर्चा। बच्चों का पालन पोषण एक और मामला है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। हो सकता है आप अभी अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और अन्य खर्चों पर पैसा खर्च कर रहे हों, लेकिन भविष्य में वे अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे और आप उनके खर्चों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद कुछ नए खर्चे भी आ सकते हैं। जैसे आप कहीं घूमना चाहते हो तो आपको घूमने के लिए पहले से ही प्लान करना होगा, क्योंकि भविष्य में ये सारे खर्चे महंगे हो जाएंगे। दूसरी बात जिस पर आपको विचार करना चाहिए वो है आपका स्वास्थ्य। अभी आपका स्वास्थ्य ठीक है और आपको इसे मेंटेन करने के लिए ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप जवान हो। लेकिन भविष्य में जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आपको डॉक्टर की फीस व दवाइयों पर ज़्यादा खर्च करना होगा। अगर आप एक निवेशक हो और अभी इनकम से सेव नहीं कर पाते हैं तो आपको 4% रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर आप अपनी हर इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट से 4% सेव करेंगे तो ये निश्चित है कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए इनफ मनी कलेक्ट कर पाओगे। अब अगर आप रिटायरमेंट के आवश्यक पॉइंट समझ गए हो तो एक पेन और पेपर उठाइए और अपने वर्तमान इनकम और भविष्य में होने वाले खर्चों के बारे में सोचिए। भविष्य में रिटायरमेंट के बाद जैसी लाइफ आपको चाहिए और उसके लिए हर महीने कितने पैसों की आवश्यकता होगी, इसके लिए प्लान्स बनाइए। पुटिंग योर फाइनेंशियल प्लान टुगेदर। अगर आप 65 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। इसके लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होगा। एक इफेक्टिव कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको पिछले 2 से 3 महीनों के बिल चेक करने होंगे। इफेक्टिव कैश फ्लो बनाने के लिए आप अपने इनकम के सभी सोर्सेज जैसे इन्वेस्टमेंट, सैलरी और लिक्विड एसेट को लिख लीजिए। वहीं दूसरी तरफ अपने सभी खर्चों की लिस्ट जैसे बिजली का बिल, कार लोन, कपड़े आदि को लिख लीजिए। इससे आपको पता लगेगा कि आप महीने का कितना कमाते हो और कितना खर्च करते हो। अब आप अपनी इनकम से खर्चों को माइनस कर दीजिए और अगर यह वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो बचा हुआ पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है और अगर यह वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप पैसा उधार ले रहे हो। अगर आपकी यह वैल्यू पॉजिटिव आई है तो अब आपको यह चेक करना चाहिए कि क्या आप उतने पैसे सेव कर रहे हो जितने आपके रिटायरमेंट प्लान के लिए चाहिए या आपको अपने खर्चों को कम करके पैसा सेव करने की ज़रूरत है। दूसरा डॉक्यूमेंट है बजट। बजट आपको अगले महीने में होने वाले खर्चों की सीमा तय करने में मदद करता है। आपको अपना बजट लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। आपके गोल्स आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल्स अपने सपनों के घर के लिए भुगतान करना, क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करना या वैकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना। ये सभी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होने में सालों का समय लग सकता है।
अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए अपनी आदतें बदलना आपके लिए एक मुश्किल भरा काम हो सकता है। जैसे कि शॉपिंग करना आपको बहुत अधिक अच्छा लगता है, तो इसको आप तुरंत बंद नहीं कर सकते हो। अतः आपको इसको कंट्रोल करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड या फिर कैश की एक सीमा बना लेनी चाहिए। इससे आप खर्चा कम करेंगे और आपके सेविंग अकाउंट में ज़्यादा पैसे होंगे। तीसरा और अंतिम कदम है कि आप बैलेंस शीट बनाएं। बैलेंस शीट आपको आपकी एसेट्स जैसे लिक्विड एसेट या इन्वेस्टमेंट और आपकी लायबिलिटीज आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म खर्चों के बारे में बताएंगी। यहीं पर आप अपनी एसेट में से लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए और आपको अपनी नेटवर्थ का पता लग जाएगा। नेटवर्थ आपको यह जानने में हेल्प करेगी कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के नज़दीक जा रहे हो या नहीं। आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाने के लिए एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की भी मदद ले सकते हो। बहुत से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर भी गलती कर बैठते हैं और अपना सारा पैसा खो देते हैं। कंक्लूजन मित्रों, इस समरी में ऑथर ने समझाया है कि आपको सक्सेस पाने के लिए अपने समय, पैसा या रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना होगा। सबसे पहले हमने सीखा कि हम अपने दिमाग के इमोशनल वाले भाग से निर्णय लेते हैं, इसलिए हमें उचित डिसीजन लेकर पैसा खर्च करने से पहले सोचना चाहिए। दूसरा, लाइफ साइकिल थ्योरी के अनुसार हमें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए जब तक हमारी इनकम कम है। और मित्रों, जब भविष्य में इनकम बढ़ती है तो हमें अपने भविष्य के लिए पैसे सेव करने चाहिए। तीसरा, हमने सीखा कि हम कितने तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा, हमने विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना, जैसे कैश या स्टॉक्स। पांचवा, हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना कि किस प्रकार हमें क्रेडिट कार्ड के बिल्स को पे करने के लिए प्लान्स बनाने चाहिए। छठे भाग में हमने एजुकेशन और इसके फायदों के बारे में जाना। सातवें भाग में हमने किराए और पर्सनल घर के फर्क को समझा। वहीं आठवें भाग में हमने रिटायरमेंट के मतलब को समझा। और अंतिम भाग में हमने अपने पैसे को मैनेज करना और फ्यूचर्स के लिए प्लान्स बनाने के बारे में जाना। मित्रों, अगर अभी भी आप इस समरी को सुन रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर समय इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और नॉलेजेबल समरी सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाकर अपनी और देश की तरक्की में भागीदारी दें। धन्यवाद।